अपने बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि तुम्हारी मंजिल बस एक ख्वाब बन के रह जाए। अपने बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि तुम्हारी मंजिल बस एक ख्वाब बन के रह जाए। अगर हौसला है मन चाहा चीज पाने की, अगर हौसला है मन चाहा चीज पाने की, तो हिम्मत रखो ना यार कुछ अलग कर दिखाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है और आज से अभी तक हमारा 7 अध्याय समाप्त हो चुका है और 8वें अध्याय 7वें अध्याय का दूसरा पार्ट हम अभी समाप्त कर लेंगे। 7वां अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं पार्ट वाइज पार्ट में लाता था और डेली वीडियोस नहीं लाता था, अब मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 90 के बदले 60-45 दिन में 30 दिनों में इसे मैं खत्म कर दूं आपके लिए इस स्पेक्ट्रम की किताब को, और आपके नोट्स भी कंप्लीट करवा दूं, आपको याद भी हो जाएगा और एक अच्छा सा मटेरियल आपके पास रह जाएगा। तो मुझे ही लगता है कि स्पेक्ट्रम किताब पढ़ने के लिए 40 दिन 45 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपको इतने ही कम दिनों में आराम से इतनी अच्छी तैयारी कहीं भी नहीं मिल सकती। तो बने रहिएगा। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, बहुत सारे स्पेक्ट्रम के पार्ट और नोट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्पेक्ट्रम हिस्ट्री नोट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अभी क्या है कि रेगुलर वीडियो लाने के क्रम में हो सकता है कोई ऐसा दिन बीच कर जाए, कुछ ऐसी इमरजेंसी कारण, तो वही नहीं तो रेगुलर ये वीडियोस आते ही रहेंगे और आपको जानकारी देके जाएंगे, आपके नोट्स कंप्लीट करा के जाएंगे, विश्वास रखिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आज जो छोटा सा पाठ है 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, 7वां अध्याय स्पेक्ट्रम का, और इस 1857 की क्रांति को आज हम खत्म करेंगे और कल से लगातार भी वीडियोस जो है आते रहेंगे और आप आशा करता हूं कि आप उसका बेहतरीन लुत्फ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में अगर कुछ करना है तो बिस्तर से ज्यादा प्यार नहीं करना है। नींद भरपूर लो, लेकिन इतना मत लो कि बस सोए रह जाओ। क्योंकि मैं भी आपके लिए अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, 11:15 बज रहे हैं रात के, और मैं जगा हुआ हूं क्योंकि मैंने आप लोगों से ये वादा किया है कि मैं वीडियोस लाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और आपके साथ पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा और हम सभी साथ मिलकर सफल होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब वीडियो रिकॉर्ड करना ही बड़ी बात नहीं, इसे एडिट करके इसे पोस्ट करने में 3 घंटे का समय लगता है, मुझे 1, 1.5, 2 भी बज सकते हैं। सुबह सुबह मेरी शिफ्ट है, ऑफिस जाना, फिर भी मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, नींद से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना है। चलिए चलते हैं नोटबुक पे। तो दोस्तों, लेके आ गया हूं मैं आपको अपने नोटबुक पे। मेरी नोटबुक आपके सामने रखी हुई है और हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्रोह की प्रकृति तक, परिणाम वगैरह असफलता के कारण हमने पढ़ लिया था। और विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, किसने इस विद्रोह को किस प्रकार की संज्ञा दी थी, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब चलिए बिना देर के हुए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम देख सकते हैं आप लोग। 1857 के विद्रोह के परिणाम, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूं जी। 1857 के विद्रोह के परिणाम। अब इन परिणाम में हम लोग देखें, परिणाम कब आता है, जब विद्रोह, कोई भी चीज समाप्त हो जाता है। यहाँ पे विद्रोह समाप्त हुआ और कई सारी चीजें बदलाव देखने को मिली, जो कि इसके परिणाम के रूप में, इस विद्रोह के परिणाम के रूप में देखा जाता है। तो चलिए एक एक पॉइंट मैंने सबको घेर घेर के लिखा है, सबको हम लोग समझते हैं, याद करने रटने की जरूरत नहीं है, आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। हेडिंग दे दिया 1857 के विद्रोह का परिणाम, आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब देखिए क्या हुआ। 1858 के भारत शासन अधिनियम, ये 1857 के जस्ट बाद ये अधिनियम आया था। इसके द्वारा क्या किया, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पास चला गया। अब पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में व्यापार के लिए जिम्मेदार थी, उसको कुछ अधिकार दे दिए थे भारत शासन के लिए। किसने दिए थे? इंग्लैंड की रानी ने। क्राउन जिसको बोलते हैं, क्राउन का मतलब होता है
जो सर पे आप लोग देखते हैं महारानी जो ताज पहनती है, वही ताज मतलब क्राउन, क्राउन मतलब ताज होता है। तो इसका मतलब ये राजा को संबोधित करता है। तो वो जो रानी थी इंग्लैंड की, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिए थे, जिसका यह लोग गलत सलत फायदा उठाते थे। इसके अधिकारी शोषण करते थे, अपना खुद का कमाई के चक्कर में रहते थे, लूटपाट करते थे। तो इसी के चलते 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इस बात का जो है, यह बात जो है समझ में आ गई अंग्रेजी सत्ता के। उन्होंने सीधे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप केवल व्यापार कीजिए, ज़्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, भारत शासन जो है एक अधिनियम निकाला, और इसमें भारत शासन किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में। अब यह रानी के हाथ में शासन चला गया। अब यहाँ ब्रिटिश संसद से कंट्रोल होने लगा। अब दूसरा बदलाव हुआ कि भारत सचिव की नियुक्ति की गई। पहले क्या था, भारत में जो शासन के जिम्मेदार कंपनी निदेशक का समूह रहता था, वो जिम्मेदार रहते थे। कंपनी निदेशक का जो समूह होता था वह निर्णय लेते थे। कोई भी शासन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना पड़ता था भारत पर शासन करने के लिए या कोई रणनीति बनाने के लिए, तो कंपनी के निदेशकों का समूह था, वो मिलकर मीटिंग करते थे और वो लेते थे। अब क्या हुआ, इनको खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद अब भारत में जो है भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटिश संसद का ही कोई सदस्य रहता था। तो भारत सचिव की नियुक्ति की गई। अब वह भारत शासन का जिम्मेदार व्यक्ति था, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक जो है परिषद का गठन किया गया, उसमें कुछ लोगों को रखा गया। अब लोगों ने देखा कि जो विद्रोह हुआ था, देखिए विद्रोह के कारण आपको पता है ना, और विद्रोह के असफलता के कारण पता है, विद्रोह क्यों हुआ ये पता है, तो अब बड़ी आराम से विद्रोह के परिणाम भी निकाल लेंगे, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवानों की संख्या क्या थी, 5:2 थी। कहां पे, बंगाल में। पूरे भारत में 5:2 थी, मतलब कि 5 भारतीय जवान थे, 1 ब्रिटिश जवान था। 5 भारतीय जवान थे, 1 ब्रिटिश जवान। अब उन्होंने देखा कि भारतीयों की संख्या, भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो इससे जो है 1857 की क्रांति को बल मिला और सैनिक विद्रोह हुए। अब उन्होंने क्या किया, बंगाल आप लोग जानते होंगे, बंगाल में बिहार, उड़ीसा सब आता था। तो ये बंगाल में उन्होंने क्या किया, इसका अनुपात 2:1 कर दिया। बंगाल और अवध से तो उन्होंने सैनिक लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि अवध जो था वहां ऑलरेडी बहुत क्रांतिकारी थे। तो बंगाल में सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया, 2:1। अब 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक था। वहीं जहां मद्रास और बंबई में ज्यादा क्रांति फैली हुई नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि जो 5 पर 1 रखा था, 5 को भारतीय सैनिक पर 2 ब्रिटिश सैनिक रख दिया गया। यहां पर भी बदलाव किया गया। तो ये 2 बदलाव सैनिकों की संख्या से संबंधित है। अब उसके बाद फूट डालो और राज करो, ऐसा नीति था उनका पहले से ही। फिर भी उन्होंने इसका पालन करते हुए जाति, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की। अब चूंकि अलग अलग जाति के लोग थे, तो अलग अलग लोगों की भावनाएं थी, और ब्रिटिश सरकार ने तर्क क्या दिया कि ये लोग आपस में ही ना लड़ जाएं, तो क्या करेंगे, एक धर्म के, एक जाति के आधार पर जो है रेजिमेंट की नियुक्ति करेंगे। तो रेजिमेंट मतलब जो अभी जो रेजिमेंट आप लोग देखते हैं, राजपूताना रेजिमेंट है ना, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, आज भी वो रेजिमेंट व्यवस्था है। क्यों है कि अगर रेजिमेंट में मिक्स आदमी होगा तो एक तरफ एक वो सिख जाएगा और दूसरा तरफ जो है एक हिंदू जाएगा, और उसी में जो है एक राजपूत चला जाएगा। तीनों कहीं लड़ने ना लगे, भेदभाव ना हो जाए धर्म के नाम पे, इसीलिए जो है आज भी उस रेजिमेंट व्यवस्था का पालन किया जाता है। जाति, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट की स्थापना होती है। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, मैंने लिखा है भूपति। भूपति मतलब भूमियों के पति, यानी कि वो पति नहीं, भूमियों के पति कहने का मतलब कि मालिक, जमींदार और राजकुमारों के संरक्षण की नीति। अब ये जो तीनों थे, बड़े बड़े भूपति, जमींदार और राजकुमार, ये सब जो थे 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था, और अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि कभी भी हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, हमारे लिए जो है ये सहायता का केंद्र बन सकते हैं, तो क्यों ना इनको संरक्षण दिया जाए। तो इनके संरक्षण की अलग नीति बनाई गई, इनको सुरक्षा दी गई, इनको फंड दिया गया।
उसके बाद इन्होंने नवीन कृषि नीति लाया। नवीन कृषि नीति मतलब नई कृषि नीति। नई कृषि नीति में क्या था कि पुरानी राजस्व व्यवस्थाएं थी उनको रद्द करके नई कृषि नीति में बहुत कम बदलाव किया, लेकिन नई कृषि नीति के नाम पे उन्होंने जो है खेती में जो राजस्व लोग उसको वसूलते थे, खेती के प्रोडक्ट जितने भी उत्पाद थे, कृषि उत्पाद, उस पर कुछ कम करके कुछ ज़्यादा करके उन्होंने नवीन कृषि पद्धति जो है अपनाई। उसके बाद एक और काम किया कि अभी क्या था कि महत्वपूर्ण पदों पे जो है तोपखाना, तोपची वगैरह जो रहते थे या जहाँ पर हथियार वगैरह बनते थे वहाँ पे भारतीय सैनिक भी रहते थे। इन्होंने क्या किया कि सेना में अधिकारी और तोपखाना के सारे पद यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह थी जहां से लड़ाई छिड़ सकता था, लड़ाई का केंद्र बन सकता था, तोपखाना वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उनका जो है शास्त्रागार टाइप का था, वहां पे जो है उन्होंने क्या किया कि यूरोपियों के लिए यानी ब्रिटिश सेना के लिए सैनिक रख दिया 1861 सेना विलय योजना के अंतर्गत। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। क्यों? भारतीय धर्म संस्कृति को दबाने के लिए। देखिए, धर्म और संस्कृति के नाम पे भी 1857 की क्रांति, एकजुट लोग हुए थे उसमें और विद्रोह भड़का था। उन्होंने इस चीज को दबाने के लिए हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा, भारतीय धर्म सबको दबाने के लिए उन्होंने इंग्लिश को लाया और इंग्लिश को कंपलसरी किया ताकि लोग इंग्लिश पढ़े और अंग्रेज बन जाए, मतलब उनसे वैसी मानसिकता हो जाए। तो ये सारे जो थे भारतीयों के लिए नकारात्मक परिणाम थे। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणामों का उल्लेख कीजिए, तो मैंने कुछ सकारात्मक परिणामों को भी अलग किया है जो कि पॉजिटिव थे, जो कि अच्छे हुए भारतीयों के लिए। तो आइए उसको देखते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति के भारतीयों के लिए सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट क्या था? आत्मबल में वृद्धि। ये तो देखिए सारे जो चीजें हैं ना, ये सारे जो परिणाम है सकारात्मक परिणाम, ये सभी आप कितने बुद्धिजीवी हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, उसके आधार पर एग्जाम में आपको पॉइंट जो है ये सारे याद रहेंगे। क्या है? आत्मबल में वृद्धि। अब भारतीय सेना के आत्मबल में काफी वृद्धि हुई क्योंकि इस 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों को बहुत तंग किया था, कई जगह हानि पहुंचाई थी, कई जगह उनके शस्त्रागार लूटे गए थे, कई जगह अंग्रेजों को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं आत्मबल में पहले की अपेक्षा वृद्धि हो गई थी, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया था, अब खुद पर विश्वास होने लगा था। दूसरा, राजनीतिक जागृति। अब लोगों को लगा, राजनीतिक जागृति मतलब कि लोगों को यह लगा कि राजनीति भी एक माध्यम हो सकता है कि इससे जो है अंग्रेजों को हराया जाए। राजनीतिक जागृति का मतलब कि कई लोगों ने कहीं छोटे छोटे संगठन बनाए थे, कहीं नहीं भी बना था, तो जहां संगठन बने थे वहां पर यह 1857 की क्रांति बहुत अधिक ज्वलित हुई थी और अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था, उनको काबू करने में वहां बहुत परेशानी आई थी। तो राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा 1857 की क्रांति या उस तरह की क्रांति की जा सकती है अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को परेशान किया सकता है, उनको भगाया सकता है, इस तरह की जागृति उत्पन्न हुई। तीसरा, संगठन की प्रेरणा। अब आपने कमी जब पढ़ा है, असफलता के कारण पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, एक कारण ये भी है कि संगठन की भारी कमी थी, हर जगह संगठन नहीं बन रहा था, बहुत लोग खुद के लिए भी लड़ रहे थे, तो उन्हें एक प्रेरणा मिली कि जब हम संगठन बनाएंगे, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, कि हम संगठन बनाएंगे तो हमारा जो है कोई भी विद्रोह सफल हो सकता है। और यहाँ राजनीतिक जागृति में एक और चीज आप जोड़ सकते हैं कि लोगों को यह समझ में आया कि केवल सीधे विद्रोह करने से, लड़ने से अंग्रेजों को परेशान नहीं किया सकता है, रणनीति बनाने से, सही रणनीति बनाने से, अहिंसात्मक विरोध करने से भी अंग्रेजों को परेशान किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये हिंसात्मक विद्रोह कर चुके थे और 1857 क्रांति में फेल हो चुके थे। उसके बाद एकता की प्रेरणा। अब चूंकि हमने इसमें देखा कि सिख जो थे, वो सिख जो सेना थे, सेना में सिखों की संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी अंग्रेजों की, और अगर सिख नहीं होते तो 1857 के विद्रोह पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो
और ऊपर से रजवाड़ों ने साथ नहीं दिया, जमींदारों ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं एकता की कमी थी। पूरे भारत में विद्रोह भी नहीं हुआ। एकता रहता तो पूरे भारत में विद्रोह होता, उत्तर भारत में होता तो दक्षिण भारत शुरू हो जाता। ऐसा नहीं हुआ, पूरे भारत में खुद ही एकता नहीं थी। तो एकता की प्रेरणा मिली कि अगर हम आज एक होते तो 1857 की क्रांति के दिन ही भारत को आज़ादी मिल जाती। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दृष्टि मिली। इन सबों का रिजल्ट मिला कि भाई क्या क्या करेंगे ताकि हमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिलेगा और किस तरह हम लोग स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन करेंगे सफल हो जाएगा। तो ये कुछ सकारात्मक परिणाम थे। कुछ नकारात्मक परिणाम अभी हमने नीचे देखा। अब देखिए, ये सारे प्रश्न आते हैं मेंस में। कभी कभी जो है मुख्य परीक्षा में संबंधित प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को दर्शाते हुए उसके महत्व को बताए, 1857 क्रांति के महत्व को बताए। तो आपने तो डेटा पढ़ा है, तो आपको ये सब कैसे ध्यान में रहेगा। चलिए महत्व को देखते हैं। महत्व में 1857 के विद्रोह का महत्व क्या था। तो महत्व कितना ज्यादा था ये देखिए। ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। क्यों कि अगर ये विद्रोह नहीं होता तो क्या होता। ये होता कि अंग्रेजों को अपनी कमजोरी का पता नहीं चल पाता। हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज करती रह जाती, भ्रष्टता कायम रहती, प्रशासनिक भ्रष्टाचार फैला हुआ रहता और अंग्रेज के कुछ अधिकारी खूब कमाते और पूरे विश्व में ब्रिटेन की हाय हाय होती। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन को एक तरह से फायदा हुआ। कंपनी के शासन तथा सेना की कमियों को उजागर किया। देखिए वही बात आ गई, कंपनी के शासन में जितनी भी कमियां थी, जैसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अधिकारियों की कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी का जो कैरेक्टर है वह सामने आया। उनका जो है एक तरह से भ्रष्ट छवि सामने आया। सेना में किस तरह से जो है अधिक संख्या थी भारतीयों की जिससे विद्रोह हो सकता था, ये सामने आया। तो कंपनी के वित्तीय कमजोरी सामने आई। तो कंपनी के शासन और सेना की कमी दोनों में को जो है उजागर किया। अब भारतीयों के लिए इस विद्रोह ने स्वतंत्रता के पथ को उजागर किया। अब भारतीयों के लिए कहते हैं कि जो वीडी सावरकर ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र विद्रोह है, उन्होंने यही सोच के कहा था कि यहां से लोगों को पता चला कि क्या करेंगे तो हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो स्वतंत्रता के पथ को उजागर किया। उसके बाद लोग तथा सिपाही वर्ग की शिकायतें जग जाहिर हुए। अब चूंकि यहां पे क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद देख लेती थी, वहां तक ब्रिटेन तक आवाज ही नहीं पहुंच पाती थी। अब ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया कि लोग और सिपाही वर्ग की शिकायतें क्या हैं, क्या चीज उनके लिए करेंगे तो वो खुश रहेंगे। आखिर विद्रोह क्यों हुआ इसका कारण जानने की कोशिश की गई। तो ये सारी जो है शिकायतें उभर के सामने आई, जिनका धीरे धीरे कुछ उन्होंने समाधान भी किया। आधुनिक हथियारों के महत्व का पता चला। चूंकि 1857 की क्रांति में जो भी विद्रोही थे सबके पास पारंपरिक हथियार थे, वैसे मॉडर्न हथियार नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे। जबकि उसी के विपरीत ब्रिटिश सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए तो वो जीत जाते थे। तो इसके महत्व का पता चला। और उसके बाद से ही जो भी उन्होंने संगठन बनाया, हिंसात्मक संगठन, क्रांतिकारी संगठन, उस पर ये इस चीज पे जरूर जोर देते थे, हथियार। उसके बाद अहिंसा में विश्वास रखने वाले बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग को आघात पहुंचा। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह में नृशंस हत्याएं हुई थी। मैंने लिखा है नृशंस हत्याओं के कारण। तो नृशंस हत्याएं, अनगिनत हत्याएं हुई थी, जिसके वजह से जो है जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उनको आघात पहुंचा, उनका विश्वास टूटा। उसके बाद स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा स्थापित हुई। स्थानीय प्रतिरोध मतलब कि अगर आप कुछ भी गलत कीजिएगा तो जहां आप गलत कीजिएगा वहां के लोग जो हैं आपका विरोध करेंगे। यह परंपरा विकसित हुई। पहले यह परंपरा नहीं थी। सबसे पहले यह परंपरा जो है मंगल पांडे ने विकसित की। उसने कमी को उजागर करते हुए विरोध किया और खुद को कुर्बान कर दिया। यही भी चलता रहा पूरे विद्रोह में। इससे लोगों को पता चला कि अगर हमारे पास कोई कमी है, हमारी स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसका हमें विरोध करना है। तो स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा स्थापित हुई। तो ये हमने आज पढ़ा कि 1857 के विद्रोह के परिणाम, सकारात्मक और नकारात्मक। उसके बाद 1857 के विद्रोह का महत्व। और ये 1857 का विद्रोह देखिए कितनी आसानी से खत्म हो गया। मैं कल ही खत्म करता, लेकिन बहुत लंबा वीडियो चला जाता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया।
और आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब कल से मैं क्या करूंगा, सारे वीडियोस रेगुलर जो है लाऊंगा और जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे। तो जो लोग छूटे हैं, जो लोग अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कोशिश कीजिए सारे वीडियो को देख लेने की, और देखने के बाद हो एक दिन में आपको लगेगा 4 घंटा 5 घंटा देखने में, उसके बाद आप फिर आ जाएंगे रास्ते पे, जहां हम लोग चल रहे हैं हमारे साथ आप लोग चलने लगेंगे। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं। चलिए अब मैं नोटबुक को बंद करता हूं, आता हूं अपने मेन वीडियो पे। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार जो है ये स्पेक्ट्रम का जो, देखिए मेरा नोट्स, मैं आपको एक बार अपने नोट्स दिखाता हूं कितना लंबा, मैं बार बार आपको दिखाते रहता हूं। वैसे देखिए कितना लंबा नोट्स ये बन चुका है मेरा, काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। आशा करता हूं कि आप अगर मेहनत कर रहे होंगे, आप अगर सफल बनना चाहते हो, आप अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप भी जो है ऐसी ही मेहनत कर रहे होंगे, इसी प्रकार मेहनत कर रहे होंगे, तो इजीली जो है हमारा बुक खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा 1857 की क्रांति और सब कुछ पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कुछ भी छूटा हुआ है, इससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न आएंगे आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपको कहीं से प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, देखना नहीं भूलिएगा अगला वीडियो में, जरूर मैं कल लाऊंगा और हम सभी मिलके जरूर सफल होंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि लक्ष्मीकांत की बुक जो है पॉलिटी, वो भी मैं जल्द शुरू करने वाला हूं। तो बने रहिए अपने आप लोग मेरे चैनल के साथ, और हम लोग साथ मिलकर तेजी से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के भी सब्जेक्ट लाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं सब लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।